ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जॉन डेविडसन रॉकेफेलर की, जो एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी दुनिया के सबसे पहले बिलियनर बने थे। जॉन के पिता लोगों को फंसाने का काम किया करते थे। वो लोगों को कुछ जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर की नकली दवाई बेचते थे। इसी गंदे काम के लिए वो इस शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। वो कभी अपनी फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पाए और इसीलिए बहुत ही कम उम्र में जॉन के ऊपर अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और जॉन 13-14 साल से ही टॉफी चॉकलेट बेचने का काम करने लग गए। वहाँ से जो भी पैसा आया करता था उसी से ही उनकी फैमिली चलती थी। फिर 1853 में उनकी फैमिली न्यूयॉर्क से ओहियो स्टेट में शिफ्ट हो गई और वहीं पे जॉन ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद जॉन ने वहाँ पे बुक कीपिंग का कोर्स करने का सोचा, क्योंकि जॉन के घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो आगे की पढ़ाई कर पाए। इसीलिए स्कूलिंग के बाद तुरंत ही उन्होंने बुक कीपिंग का कोर्स किया और जॉब ढूंढने लगे। और दोस्तों, जॉब के काफी तलाश के बाद 26 सितंबर 1855 में हैविट एंड टर्टल नाम की कंपनी में उनको उनकी पहली जॉब मिली। जॉन को पहले से ही बुक कीपिंग में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए उसी में उन्होंने जॉब ली। बचपन से ही वो अपने खर्चे और सेविंग्स का हिसाब लगाते थे और उन्होंने एक और आदत बना ली थी कि अपनी इनकम का 10% पैसा चैरिटी में देने का और चैरिटी को सीक्रेटली देने का। और गाइज, मरते दम तक उन्होंने अपनी इस अच्छी आदत को छोड़ा नहीं। 2 साल जॉब करने के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू की। उन्होंने और उनके पार्टनर्स ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके साथ ही उनको बैंक लोन्स लेने की भी जरूरत पड़ गई और जब फाइनली बैंक लोन मिला तो वो अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि नई नई कंपनी होने के बावजूद भी बैंक ने उन पर ट्रस्ट किया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जॉन हमेशा अपने लोन को टाइम पे रिपे कर देते और इसी ऑनेस्टी से आगे चल के जब उनकी कंपनी में थोड़ा ग्रोथ आया तो उन्हें बड़े बड़े लोन्स, जो कि इतनी जल्दी मिलना मुश्किल होता है, उन्हें आराम से मिलने लग गए। जॉन की कंपनी पहले अनाज खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। यूएसए में उस टाइम भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद भी उन्होंने कंपनी को अपने हार्डवर्क से प्रॉफिटेबल रखा। जॉन अपने हर एक काम को लेके बहुत पैशनेट थे। इसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि पेंसिल्वेनिया में ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम काफी बढ़ गया और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि फ्यूचर में ऑयल की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ने वाली है। जॉन को यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री की पढ़ाई करनी चालू कर दी और ये डिसीजन सिर्फ जॉन के लिए नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के लिए फायदेमंद होने वाला था। जॉन के सामने एक सिंपल सा बिजनेस था, ऑयल एक्सट्रैक्शन का, यानी ड्रिल से खुदाई करके ऑयल निकालना। पर दोस्तों, इसमें लक फैक्टर का बहुत काम था। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता था कि काफी खुदाई करने के बाद ऑयल निकलता ही नहीं था। ऑयल बिजनेस के केस में रिस्क तो था ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लक इन्वॉल्वमेंट भी था और जॉन ऐसे लक वाले बिजनेस में बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने ऑयल की ड्रिलिंग की जगह ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस को चुना, जिसमें ऑयल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सके। इसमें लक का रोल कम और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था। जॉन केरोसिन जैसे प्रोडक्ट बनाने लग गए जो अमेरिका के हर घर में यूज हो सके। उस समय रेलवेज में केरोसिन ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद यूजफुल था, इसीलिए जॉन ने अपनी पहली रिफाइनरी प्लांट रेलवे के लाइन के पास ही लगाई ताकि उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी आराम से हो सके। जॉन अपने करियर में अलग अलग काम को सीखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते थे। उनका मानना था कि बिजनेस के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए अपने जीवन में अलग अलग चीजें सीखती रहनी चाहिए। उन्होंने जल्द ही देखा ऑयल रिफाइनिंग में बहुत सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट वेस्ट होता था जो कि किसी और काम में भी लगाया जा सकता था, बस किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इसके जस्ट बाद उन्होंने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट टीम को बुलाई ताकि उसके बारे में कुछ अलग सोच के प्रॉफिटेबल बिजनेस निकाल पाए। जैसे दोस्तों, ऑयल एक्सट्रैक्ट से पेट्रोलियम जेली निकलता है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसे हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। वैसे वैक्स भी जो वेस्ट होता है, आज के टाइम हम लोग मोमबत्ती के काम में उसे इस्तेमाल करते हैं। गाइस, आपने जॉन का दिमाग देखा, वेस्ट प्रोडक्ट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया। 1970 में जॉन ने अपनी ऑयल कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल की शुरुआत की। जॉन ने देखा कि एक ऑयल रिफाइनरी खड़ी करने में ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो देखा जाए तो कोई भी कर सकता है। इसलिए मार्केट कंपटीशन को बीट करने के लिए उन्हें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो दूसरों से थोड़े अलग हो। उन्होंने देखा ज्यादातर ऑयल कंपनीज एक ही प्रोसेस से ऑयल बना रही है और वो बहुत छोटे मात्रा में हो रही है। इसके साथ उन्होंने ये पाया कि इसमें भी कंपनीज मार खा रही है टाइम मैनेजमेंट और पुअर ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रॉब्लम की वजह से। उस समय अमेरिका में रेल रोड बहुत महंगे होते थे और वो कुछ ही प्राइवेट ओनर्स के पास था। जॉन ने फिर ये सोचा अगर वो इन लोगों के साथ डील कर लें तो उस रोड से सिर्फ उनका ही ऑयल ट्रांसपोर्ट होगा। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके उन्होंने रेल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लिया। उसके जस्ट बाद जॉन ने अपनी पाइपलाइन बनाई जिससे केरोसिन का कॉस्ट और कम हो गया। नए नए ऑयल प्रोडक्ट्स को कम दाम में बेचने वाली जॉन की स्टैंडर्ड ऑयल पहली कंपनी थी। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन और पाइपलाइंस के चलते स्टैंडर्ड ऑयल मैसिव सक्सेस के बाद एक बड़ी कंपनी बन गई। अपने जर्नी में उन्होंने कभी फाइनेंशियल मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं किया और लोन्स भी डिफॉल्ट नहीं किए। इसलिए जब भी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी प्रॉब्लम में होती थी तो बैंक लिटरली खुद आगे आके उनको लोन देके हेल्प करती थी। जैसे एक बार उनकी एक रिफाइंड फैक्ट्री में आग लग गई तो बैंक ने कहा कोई नहीं भाई, हम है ना मदद करने के लिए। इतनी सक्सेसफुल और इतनी बड़ी कंपनी बनने के बाद जॉन ने छोटी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया और ये प्रोसेस दिन पर दिन चलता ही रहा और वो एक महीने में 3 से 4 कंपनीज को एक्वायर करते थे और ऐसे ही अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा एक्विजिशन में लगाते थे। और फिर एक दिन स्टैंडर्ड ऑयल दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बन गई जिसने अमेरिका का 90% मार्केट अपने अंडर ले लिया था। 1888 तक अमेरिका में जितने भी
केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, इसमें से 98% स्टैंडर्ड ऑयल ही करती थी। उन्होंने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली थी और 1980s तक आते आते उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब उनका पूरा फोकस फिलैंथ्रोपी में था। रिटायरमेंट के बाद वो खुल की चैरिटी और बिजनेस करते थे। अब बात करते हैं इनके हार्ड टाइम्स की। ओहियो की एक ऑयल रिफाइंड फैक्ट्री के मालिक की बेटी ईडा टार्बिल ने स्टैंडर्ड ऑयल के ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे, जो बाद में एक बुक भी बनी, जो द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के नाम से फेमस हुई। उन्होंने इस बुक में जॉन डी रॉकेफेलर के बारे में ये आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत सी कंपनीज के एक्विजिशन फोर्सफुली किए और उन्होंने जॉन के पिता के बारे में भी बहुत अनसंट लिखा हुआ था कि जैसे वो फ्रॉड करते थे, लोगों को बेवकूफ बना के पैसे हड़पते थे। इस तरह एक के बाद एक आरोप उन्हें अलग अलग जगह से मिलने लगे, जिससे जॉन काफी परेशान रहते थे और स्ट्रेस आउट भी फील करते थे। पर तब तक लोगों को उनकी फिलैंथ्रोपी के बारे में नहीं पता था। उन्होंने अपने पैसे से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो शुरू किया, पर उनके कैंपस में आज भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये पता चले कि ये यूनिवर्सिटी जॉन ने बनाया हुआ है। दोस्तों, ये एक सेल्फलेस एक्शन से कम नहीं है। 1893 में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से होती है, जहां जॉन ने उनसे लोगों की मदद करने की एडवाइस भी ली थी और आखिरकार मोनोपोली के चलते यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एंटी ट्रस्ट एक्ट पे कार्यवाही की। रिजल्ट में उनकी कंपनी को एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन जैसी 34 कंपनीज में डिवाइड कर दिया गया और गाइस धीरे धीरे वो छोटे छोटे कंपनीज और प्रॉफिटेबल हो गई, जो कि बहुत रेयरली होता है। और ऐसे ही 1914 में जॉन डी रॉकेफेलर बन गए दुनिया के सबसे पहले बिलियनर। उनकी नेटवर्थ उस टाइम यूएसए की जीडीपी के 2% थी, पर इतने अमीर होने के बावजूद भी वो सिंपल लाइफ जीते थे। एक बार एक रूम में स्टैंडर्ड ऑयल के एक अकाउंटेंट ने जॉन से कहा कि ये एक्सरसाइज मशीन उस रूम से हटा के वहां रख दो। अकाउंटेंट को पता नहीं था कि जॉन कौन है। जॉन ने उनकी बात सुनी और चुपचाप हटा दिया। और फिर उस अकाउंटेंट को जब पता चला तो उसने सोचा कि अब तो मैं गया, अब मेरी जॉब गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1909 में जॉन ने रॉकेफेलर सैनिटरी कमीशन भी शुरू किया, जिसका टारगेट था हुकवर्म डिजीज को यूएसए से पूरी तरह से खत्म करना और 1912 तक आते आते वो सफल भी रहे। उन्होंने रॉकेफेलर फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, जिससे वो एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे डोनेट करते थे। उनका पूरा डोनेशन उनकी नेटवर्क का हाफ था, जो कि $512 मिलियन था। वो स्टैंडर्ड ऑयल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे और 100 साल तक जीना चाहते थे, पर दोस्तों दोनों ही नहीं हो पाया। कंपनी छोटे हिस्सों में बढ़ गई और 97 की उम्र में ही नींद में ही जॉन की डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी जॉन डी रॉकेफेलर की कहानी, जो कि उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ साथ सबसे पावरफुल भी थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।